नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत के खबरें अब तक में। आज हम बात करेंगे बिहार में मुफ्त बिजली की राजनीति की, यूपी में अपराध पर योगी सरकार के प्रहार की, 2027 की राजनीतिक बिसात पर बिछते सियासी मोहरों की और अंत में उस दर्जी की कहानी की जिसे बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हम जंग से नहीं डरते, सीरियाई राष्ट्रपति अल-शरा की इजराइल को खुली चेतावनी। किसान नहीं मुफ्त की खाने वाला करता है अपराध, बिहार एडीजी के बयान को विजय सिन्हा ने बताया गलत। निमिषा प्रिया की मदद के लिए सरकार कर रही सभी प्रयास, बोला विदेश मंत्रालय। केवल दिल्ली की महिलाएं ही कर सकेंगी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा, बोली सीएम रेखा गुप्ता। पाकिस्तान के पंजाब में 24 घंटों में 30 लोगों की मौत, रेन इमरजेंसी घोषित। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलें, शिकोहपुर लैंड केस से जुड़ी 36 करोड़ की 43 प्रॉपर्टी अटैच। सपा सांसद डिंपल यादव ने डीएम को लिखा पत्र, स्कूलों के मर्जर पर जताया विरोध। असम में एनआईए ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर आईईडी ब्लास्ट की साजिश में थे शामिल। सोने की कीमत में लगातार गिरावट, चांदी ने मारी छलांग, 97,400 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 375 अंक लुढ़का, निफ्टी भी फिसला। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। बिजली की कीमतों से जूझ रहे बिहार के करोड़ों उपभोक्ताओं को नीतीश सरकार ने बड़ी राहत दी है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करते हुए 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है। ये फैसला 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा फायदा होगा। अब सवाल है कि क्या ये चुनाव से पहले जनता को साधने की है पावरफुल रणनीति या फिर वाकई जन कल्याण की दिशा में एक ठोस कदम। बिजली के बिल से परेशान उपभोक्ताओं को अब राहत की सांस लेने का मौका मिला है। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर लिखा, हम लोग शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली दे रहे हैं। अब 1 अगस्त से 125 यूनिट तक का उपभोग पूरी तरह मुफ्त होगा। यानी अब उन्हें महीने के पहले 125 यूनिट के लिए बिजली का एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। राज्य सरकार इसे जनता के आर्थिक बोझ को कम करने वाला फैसला मान रही है। आपको बता दें, नीतीश सरकार ने इस योजना के साथ सौर ऊर्जा को भी घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले 3 वर्षों में हर उपभोक्ता से सहमति लेकर या तो उनके घर की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सोलर एनर्जी प्लांट लगाए जाएंगे। इस योजना से एक अनुमान के मुताबिक अगले 3 वर्षों में करीब 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा राज्य को मिलने लगेगी, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को फायदा होगा बल्कि बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। नीतीश कुमार का दावा है कि ये फैसला केवल वोट के लिए नहीं बल्कि भविष्य की ऊर्जा नीति को दिशा देने वाला कदम है। देखा जाए तो चुनावी मौसम से पहले बिहार में बिजली की राजनीति तेज हो गई है। नीतीश सरकार इसे विकास और राहत का पैकेज बता रही है तो विपक्ष इसे सियासी दाव कह रहा है। पर सच ये है कि आम जनता को इस फैसले से सीधी राहत जरूर मिलने जा रही है। अब देखना ये है कि क्या फ्री बिजली का करंट इस बार भी सत्ता को चार्ज कर पाएगा या नहीं। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव की आहट है। ऐसे में ये फैसला कितना असर डालेगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल करोड़ों उपभोक्ताओं के चेहरों पर राहत की मुस्कान जरूर है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति का असर है कि यूपी अब देश के सबसे सुरक्षित राज्यों की कतार में खड़ा हो चुका है।
प्रदेश में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बीते 8 वर्षों से जिस तरह से कार्यवाही हो रही है वह अब देश ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय बन चुकी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह यूपी पुलिस अपराधियों के लिए काल बन चुकी है। योगी राज में अपराधियों की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है तभी से प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। 8 वर्षों की सख्त नीति का ही असर है कि आज यूपी में अपराधियों के पैर कांपने लगे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के मुताबिक वर्ष 2017 से अब तक अपराधियों पर 14,973 कार्यवाही, 3,694 अपराधी गिरफ्तार किए गए, 9,467 अपराधियों के पैरों में पुलिस की गोली लगी। मुठभेड़ के दौरान 238 अपराधी ढेर कर दिए गए। आपको बता दें प्रदेश में सबसे अधिक कार्यवाही पश्चिमी यूपी के मेरठ जोन में हुई, जहां 7,969 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 2,911 घायल हुए। आगरा जोन में 5,529 अपराधी पकड़े गए और 741 घायल हुए। बरेली जोन में 4,383 गिरफ्तारी और 921 घायल। वाराणसी जोन में 2,029 अपराधी पकड़े गए और 620 घायल हुए। इन आंकड़ों को देखकर साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आते ही साफ कर दिया था कि या तो अपराध छोड़ो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। इसी नीति के तहत प्रदेश में न सिर्फ कानून का राज स्थापित हुआ बल्कि पुलिस को अत्याधुनिक हथियार, प्रशिक्षण और मनोबल तीनों ही स्तरों पर मजबूत किया गया। इसलिए आज नतीजा सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश अब अपराध गाथा नहीं, कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। प्रदेश की छवि बदली है और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी की जीरो टॉलरेंस नीति ने उत्तर प्रदेश को अपराध के अंधेरे से निकालकर कानून और व्यवस्था के उजाले में ला खड़ा किया है। जहां कभी खौफ का राज था वहां अब कानून का राज है। यूपी पुलिस की बेखौफ कार्यवाही और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने साबित कर दिया है कि अगर नेतृत्व मजबूत हो तो अपराधी चाहे जितने शातिर हों, उन्हें कानून के शिकंजे से बचाया नहीं जा सकता। आज उत्तर प्रदेश न केवल देश का सबसे बड़ा राज्य है बल्कि सबसे सुरक्षित राज्यों की कतार में भी सबसे आगे खड़ा है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और शायद यही वजह है कि अभी लोकसभा चुनाव की धूल भी पूरी तरह नहीं बैठी और 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात अभी से बिछाई जाने लगी है। अखिलेश यादव तैयार हैं, कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है और अब सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी को इस गठबंधन में कोई जगह मिलेगी। दिल्ली और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाले अखिलेश क्या उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी के लिए सीटें छोड़ेंगे या फिर इस बार आम आदमी पार्टी को यूपी की जमीनी हकीकत से अकेले दो चार होना पड़ेगा। क्या यूपी की सियासत में आम आदमी पार्टी की कोई जगह बन पाएगी या फिर ये सिर्फ गठबंधन के गणित तक ही सीमित रह जाएगी? आइए आपको विस्तार से बताते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जहां से गुजरता है दिल्ली की सत्ता का रास्ता। यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दलों की नजर यूपी की विधानसभा सीटों पर है और इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी उम्मीद है कि उन्हें इस चुनाव में सम्मानजनक हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी को सीटें देंगे? गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी को खुलकर समर्थन दिया था। उन्होंने मंच से आप उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी की थी। लेकिन यूपी की जमीनी राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ लड़ाई सीधी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जनाधार अभी दिल्ली और पंजाब तक ही सीमित है। गुजरात में उन्होंने उपस्थिति दर्ज जरूर कराई, लेकिन भरोसा हासिल करने के लिए उन्हें अभी लंबा सफर तय करना होगा।
यूपी जैसे राज्य में जहां जातीय समीकरण और बूथ मैनेजमेंट बहुत मायने रखते हैं, वहां आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। उधर कांग्रेस ने अभी से यूपी में सीटों की मांग शुरू कर दी है। पार्टी चाहती है कि गठबंधन में उसे 2024 के प्रदर्शन के आधार पर जगह मिले, लेकिन सवाल ये है कि जब आप पार्टी को ना तो जनाधार है और ना ही क्षेत्रीय पकड़, तो क्या अखिलेश यादव उन्हें सीटें देकर जोखिम उठाएंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले यूपी में चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन में उसे कोई जगह मिल पाएगी। यूपी की राजनीति में गठबंधन की हर चाल बहुत भारी पड़ सकती है और 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता की ही नहीं, रणनीति और सम्मान की भी लड़ाई होगा। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उदयपुर का दर्जी कन्हैया लाल, वो बस अपना काम कर रहा था, सिलाई। ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से बहस, लेकिन 3 साल पहले उसकी दुकान ही उसकी कब्रगाह बना दी गई, सिर्फ इसलिए कि एक व्हाट्सएप पोस्ट पर उसका नाम था। वो पोस्ट भी उसके छोटे बेटे ने गलती से फॉरवर्ड कर दी थी और उसी गलती की सजा थी गला रेत देना, कैमरे पर खुलेआम, और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर कहा गया, ये तो बस एक शुरुआत है। अब जब इस दर्दनाक सच्चाई को एक फिल्म के जरिए लोगों तक लाने की कोशिश हुई, तो अदालतों में याचिकाएं, धमकियों जैसी आपत्तियां हुई और नतीजा फिल्म पर रोक। लेकिन क्या कभी किसी ने कन्हैया लाल के परिवार की आंखों में झांका है? उनके बेटे की टूटी आवाज में वो चीख सुनी है जो पूछती है, पापा की जान चली गई, लेकिन 3 साल में न्याय नहीं मिला और उनकी कहानी पर बनी फिल्म वो तो 3 दिन में ही बंद कर दी गई। क्या अब हम इतने डरपोक हो गए हैं कि एक दर्जी की सच्चाई से भी घबरा जाएं? कौन डर रहा है इस कहानी से? वो जो नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए, या वो जो जानते हैं कि सच्चाई से उनकी सियासत की पोल खुल जाएगी? कन्हैया लाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी जिंदा है और वो हर उस गले की आवाज बन गई है जो आज भी सच बोलने से डरता है। सवाल ये नहीं कि फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या अब सच दिखाना भी अपराध बन चुका है? तो आज की खबरें अब तक में बस इतना ही। जाहिर है, एक तरफ सरकारें राहत देने का दावा कर रही हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे सियासी चाल बता रहा है। एक और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की बात है, तो वहीं सियासत में गठबंधन का गणित लगातार बदल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक आवाज है जो 3 साल बाद भी इंसाफ की उम्मीदों में टिकी हुई है। कन्हैया लाल सिर्फ एक नाम नहीं, एक सवाल है कि क्या सच्चाई दिखाना अब भी हमारी हिम्मत में है? इन्हीं सवालों के साथ तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों और कुछ जरूरी सवालों के साथ। नमस्कार।